हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम 5 जुलाई 2026 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को कवर करेंगे। अगर आप लोग किसी भी कंपटीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और डेली करंट अफेयर कवर करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज 5 जुलाई 2026 का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को भारत सरकार ने सुरक्षा चिंताओं के कारण ई रिक्शा को रिमोटली नियंत्रित करने वाले 3 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है। तो किन 3 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन बी बैट बीएमएस, लॉसिकी और इपोक डैश आई डैश आयन। इन तीनों ऐप्स पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है जो कि चीनी ऐप्स थे। चलिए समझते हैं इसको। सिक्योरिटी थ्रेट क्या था? देखिए, ये ऐप्स स्मार्टफोन के जुड़े सिस्टम के जरिए भारत में चल रहे ई रिक्शा को दूर बैठे पूरी तरह बंद यानी डिसेबल करने में सक्षम थे। नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? यह सख्त प्रतिबंध केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा लगाया गया है। यह कार्रवाई आपकी आईटी एक्ट 2000 की धारा 69(a) के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर की गई है। इस खतरे की पहचान किसने की है? तो इस खतरे की पहचान इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने की थी। इस ऐप्स में यूज होने वाले बीएमएस का पूरा नाम बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जो ईवी बैटरियों को कंट्रोल करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 4 जुलाई 2026 को भारत और किस देश के बीच हुआ ऐतिहासिक द्विपक्षीय निवेश समझौता यानी बिलैटरल इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट आधिकारिक तौर पर लागू हो गया है? तो ये इंडिया और इजराइल के बीच में ये समझौता हुआ है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा। समझते हैं। इस समझौते पर दोनों देशों ने 8 सितंबर 2025 को नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए थे। ये इसकी हिस्ट्री है। न्यू इन्वेस्टमेंट मॉडल क्या है? यह भारत के नए संशोधित द्विपक्षीय निवेश संधि मॉडल मॉडल बी 2015 पर आधारित है, जो संप्रभु अधिकारों की रक्षा करता है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग में 4 जुलाई को इसलिए पूरी तरह से इन फोर्स होने की पुष्टि की है। आईएसडीसी क्लॉज क्या है? इस समझौते में इन्वेस्टर स्टेट डिस्प्यूट सेटलमेंट क्लॉज शामिल है, जिसके तहत अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाने से पहले कम से कम 5 साल तक स्थानीय अदालतों में विवाद सुलझाना अनिवार्य है। ट्रेड टारगेट क्या है इस समझौते का? तो इस समझौते का मुख्य लक्ष्य दोनों देशों के बीच गैर रक्षा द्विपक्षीय व्यापार को अगले 3 वर्षों में $10 बिलियन पार ले जाना है। तो ये इनका टारगेट भी है और इस समझौते का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू की हालिया घोषणा के अनुसार संसद का आगामी मॉनसून सत्र 2026 किस अवधि में आयोजित होगा? तो ये हमारा आगामी मॉनसून सत्र जो है वो 20 जुलाई से 13 अगस्त 2026 में आयोजित किया जाएगा। तो आपका ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस बार मॉनसून सत्र 2026 कब आयोजित हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करेंगे क्योंकि क्वेश्चन हमारा करंट अफेयर में रहा है, तो इससे बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 85 क्लॉज ए के तहत दोनों संसदों को मॉनसून सत्र के लिए समन जारी किया है। कौन करता है? प्रधानमंत्री, सॉरी, जो राष्ट्रपति होते हैं वो ही इस सदन को समन करते हैं, राइट। भारतीय संसद के एक वर्ष में सामान्यतः 3 सत्र होते हैं। एक बजट सत्र होता है, एक मॉनसून होता है और इसके बाद एक विंटर यानी शीतकालीन सत्र होता है। संविधान के अनुसार संसद में 2 सत्रों के बीच 6 महीनों से अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। इस आगामी सत्र के दौरान 24 दिनों की अवधि में कुल 18 कार्य दिवस यानी सिटिंग तय की गई है। और कैबिनेट कमेटी की बात करें, संसद का सत्र बुलाने की तारीख केंद्र कैबिनेट ऑन पार्लियामेंट अफेयर्स तय करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, 4 जुलाई 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने किस शहर में
480 करोड़ की लागत से बने नए हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तो उन्होंने ये जोधपुर में किया। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उन्होंने जोधपुर शहर में बने 480 करोड़ की लागत से बने हवाई अड्डे के टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यहाँ पर पैसेंजर कैपेसिटी देखते हैं। राजस्थान के जोधपुर हवाई अड्डे का यह नया अत्याधुनिक टर्मिनल सालाना 20 लाख यात्री को संभालने की क्षमता रखता है। मॉडिफाइड उड़न यानी इस उद्घाटन समारोह के दौरान नागरिक उड़न को बढ़ावा देने के लिए मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को भी देश में लॉन्च किया गया है। यह नया टर्मिनल पश्चिम राजस्थान यानी मारवा रीजन में अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू पर्यटन को बड़ी रफ्तार देगा। यानी इंटरनेशनल और जो हमारा नेशनल जो टूरिज्म है, दोनों को ये क्या करेगा, बड़ी रफ्तार देने वाला है। इस टर्मिनल बिल्डिंग को पर्यावरण से अनुकूल ग्रीन आर्किटेक्चर के गृह 4 स्टार रेटिंग के मानकों पर बनाया गया है। 4 रेटिंग स्टार इसको मिला है। देन आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से फैक्चुअल क्वेश्चन इनडायरेक्टली आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्रालय एमएच ने 4 जुलाई 2026 को आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत कितने व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया है? तो उन्होंने 23 व्यक्ति को आतंकवादी घोषित किया है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। सेफ हेवन की बात करें, ये सभी 23 आतंकी पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी पीओजे के भारत की खिलाफ साजिश रच रहे थे। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम को मूल रूप से वर्ष 1967 में पारित किया गया था, यानी यूएपीए एक्ट जो है वो 2019 के अमेंडमेंट के संशोधन के बाद ही सरकार को किसी अकेले व्यक्ति को भी आतंकवादी घोषित करने का अधिकार मिला है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएपीए कानून की 4th शेड्यूल में इन प्रतिबंधी व्यक्तियों के नाम शामिल किए जाते हैं। यूएपीए से जुड़े मामलों की देश में मुख्य रूप से जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करती है, जो कि 2009 में बनी थी या फिर उसकी स्थापना की गई थी। 4 जुलाई को जारी सरकारी रिपोर्ट के अनुसार कम्युनिटी फॉरेस्ट अधिकारों को मान्यता देने में कौन सा राज्य देश में शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा जो है वो शीर्ष पर रहा है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर समझते हैं, ओडिशा ने पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ को पीछे छोड़कर यह देशव्यापी पहला स्थान अपने नाम किया है। ओडिशा राज्य में अब तक 3200 से अधिक गांवों के पारंपरिक वन अधिकारों को पूरी तरह कानूनी मान्यता मिल चुकी है। ये सभी अधिकार अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत दिए जाते हैं। CIFR अधिकारों के तहत ग्राम सभा को अपने पारंपरिक वन की सुरक्षा, मैनेजमेंट और वहां के माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस को बेचने पर पूरा अधिकार मिलता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस कानून को लागू करने की नोडल एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर यानी केंद्रीय जनजाति कार्यकाल मंत्रालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2026 को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने एंटी ट्रस्ट नियमों के उल्लंघन के लिए किस ई कॉमर्स दिग्गज के खिलाफ अंतिम जांच शुरू की है? तो ये फ्लिपकार्ट के खिलाफ जांच शुरू की है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। देखिए वायलेशन क्या है। फ्लिपकार्ट पर स्मार्टफोन ब्रांड जैसे कि सैमसंग के साथ मिलकर एक्सक्लूसिव लॉन्च एग्रीमेंट करने और बाजार में निष्पक्षता खत्म करने का आरोप है। कंपटीशन कमीशन का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ है? तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना 2002 के तहत वर्ष 2009 में की गई थी। इसका मुख्य काम बाजार में ऐसी गतिविधियों को रोकना है जिससे स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा का बुरा असर यानी एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। इस आयोग में एक चेयरपर्सन और केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त अधिकतम 6 सदस्य होते हैं। यह स्वतंत्र संस्था केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जुलाई 2026 को भारत और किस यूरोपीय देश के बीच रणनीतिक रक्षा के लिए सैन्य रसद विनिमय समझौता हस्ताक्षर हुआ है? तो ये भारत और जर्मनी के बीच में हुआ है। कौन सा हुआ है ये साइन? म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट
MLMA। समझते हैं, चलिए इंडो पैसिफिक सिक्योरिटी को देखते हैं। यह समझौता मुख्य रूप से हिंद प्रशांत क्षेत्र में दोनों देशों की नौसेना और वायुसेना के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया है। इसके तहत दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के सैन्य ठिकानों पर ईंधन कने, तकनीकी मरम्मत और भोजन जैसी रसद सुविधा का आदान प्रदान कर सकेगी। जर्मनी वर्तमान में यूरोपीय संघ में भारत से सबसे बड़े और महत्वपूर्ण रक्षा व व्यापारिक साझेदारी में से एक है। भारत ने इससे पहले अमेरिका के साथ लिमोआ 2016 और फ्रांस व जापान के साथ ऐसे ही सैन्य रसद समझौते किए हैं। फोकस क्या है? यह डील दोनों देशों के बीच होने वाले फोकस ऑन इंडिया रणनीति पेपर पर क्रियान्वयन करने का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई द्वारा 4 जुलाई को जारी नए नियमों के अनुसार कमर्शियल बैंकों के पूर्णकालीन निदेशक यानी होल टाइम डायरेक्टर की अधिकतम आयु सीमा क्या है? तो अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यह नया नियम देश के सभी निजी और सरकारी बैंकों के प्रबंधक, एमडी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, सीईओ और पूर्णकालीन निदेशकों पर समान रूप से लागू होगा। आयु सीमा के साथ साथ आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इस पद पर अधिकतम 15 वर्ष से ज्यादा नहीं रह सकता है। इन कड़े नियमों पर उद्देश्य भारतीय बैंकिंग प्रणाली में कॉरपोरेट गवर्नेंस को और अधिक पारदर्शिता बनाना है। 15 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद उसी बैंक में दोबारा नियुक्त होने के लिए 3 वर्ष का कूलिंग ऑफ पीरियड अनिवार्य होगा, यानी 3 वर्ष बाद आप फिर से उस बैंक में जा सकते हैं, लेकिन ये 3 साल का ऑफ पीरियड रहेगा। आरबीआई को ये नियम और गाइडेंस जारी करने की शक्ति बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत मिलती है। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 जुलाई 2026 को देश के किस पहले 8 लेन एक्सप्रेस वे पर सैटेलाइट आधिकारिक टोलिंग सिस्टम का पहला सफल ट्रायल पूरा हुआ है? द फर्स्ट सक्सेसफुल कमर्शियल ट्रायल ऑफ सैटेलाइट बेस्ड टोलिंग सिस्टम was completed on which फर्स्ट 8 लेन एक्सप्रेस वे इन इंडिया? तो यहाँ पर द्वारका एक्सप्रेस पर ये सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए समझते हैं, एक तो ये टेक्नोलॉजी क्या है, ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है। तकनीकी के जरिए कार की दूरी के हिसाब से सीधे बैंक अकाउंट से पैसे कटेंगे, जिससे भौतिक टोल प्लाजा की जरूरत खत्म हो जाएगी। भारत सरकार का लक्ष्य दिसंबर 2026 तक देश के सभी प्रमुख राष्ट्रीय मार्गों से पुराने फास्टैग सिस्टम को पूरी तरह से रिप्लेस करना है। यह भारत का पहला पूरी तरह से विकसित एलिवेटेड 8 लेन शहरी एक्सप्रेसवे है जो दिल्ली और गुरुग्राम को जोड़ता है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 26 किलोमीटर है, जिसका 8.9 किलोमीटर हिस्सा हरियाणा में और 10.1 किलोमीटर हिस्सा दिल्ली में है। इस तरह के लेंथ क्वेश्चन स्टेट पीसीएस में काफ़ी पूछे जाते हैं। इस प्रोजेक्ट और ट्रायल को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित किया जा रहा है। आई होप आपको ये जो लेक्चर है वो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली पीडीएफ जो है वो अपलोड होती है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे।